दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है टेस्ट सीरीज का हमारा भाग 6 है। और दोस्तों सभी बच्चों की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। आज जो सवाल रखे गए हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं हिस्ट्री के और अजय रावत जी की बुक से रखे गए हैं, जो कि दोस्तों बेसिक दोस्तों क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ज़्यादा रखे गए हैं उत्तराखंड जीके के। उसके अलावा कंप्यूटर के सवाल रखे गए हैं और हिंदी का जो है मिक्सअप रखा गया है आपके सिलेबस के अनुसार। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तैयारी को अच्छे से अपने आंसर दीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे लाइव में जुड़ते हैं वो आंसर जरूर दिया करें, उससे आपको अपना पता चल जाता है कि हमारी तैयारी का लेवल कैसा है। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना छोटे भाई बहन तक जो तैयारी कर रहे हैं, कि डेली चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों भर्ती अपडेट भी यहाँ पर मिल जाती है। बाकी आपकी जीएस की तैयारी भी हो रही है और आने वाले समय में दोस्तों जीएस की उत्तराखंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाली है, जो आपकी सफलता में दोस्तों काफ़ी अच्छी साबित होंगी। तो चलिए दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है सभी को, अग्नि का विशेषण होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण होगा। तो दोस्तों आगिक होगा, आग्नेय होगा, आगेय होगा या आग्नि होगा। तो दोस्तों जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है सभी बच्चों को। तो आंसर बताएंगे सभी बच्चे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अग्नि का विशेषण? अग्नि का विशेषण दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आग्नेय। ठीक है, तो आपको सभी को ये याद रखना है। तो सभी बच्चों को दोस्तों ये याद रखना है कि अग्नि का जो दोस्तों हो जाएगा वो होता है विशेषण आग्नेय। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए अग्नि का जो भी विशेषण बनता है वो क्या बनता है आपका, आग्नेय बनता है। ठीक है, इस वाले को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पाटल का अर्थ है। देखिए पाटल का अर्थ बताना है आपको कि पाटल का अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है पाटल का अर्थ क्या है, चमेली है, गुलाब है, चंपा है या सूर्यमुखी है। तो आपको बताना है दोस्तों पाटल किसको कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे आप। तो दो का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, दो का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाटल का अर्थ गुलाब। तो आप इसको याद रखेंगे, पाटल का अर्थ क्या होता है, गुलाब होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनियां हैं। देखिए कंठव्य ध्वनि बतानी है दोस्तों आपको कि पौ फो बो भो है, यरलव है या कौ खो गो है या चौ छौ जो जो है। तो जल्दी से सोचना है दोस्तों आंसर कि निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। देखिए आंसर होगा 3 का आपका आंसर नंबर सी। तो कंठव्य ध्वनि दोस्तों कौन सी होती हैं, जिससे हमारी गले से आवाज निकलती है बोलते समय, कौ खो गो घो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएंगी कंठव्य ध्वनियां। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए बुनाई शब्द पूछा है कि बुनाई में आपको प्रत्यय बताना है। हमने प्रत्यय बताए थे। देखिए उपसर्ग दोस्तों आगे वाले शब्द होते हैं और प्रत्यय पीछे वाले शब्द होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है। देखिए ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, नाई होगा या उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, 4 का आंसर क्या बनेगा, 4 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। तो बुनाई में दोस्तों जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा दोस्तों आई। अगर आप लिखेंगे इसको, देखिए बुनाई, आई की आवाज आ रही है ना दोस्तों, बुनाई बोल के देखिए बुनाई, आई की आवाज निकलती है तो दोस्तों वही प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। पांचवा क्वेश्चन कहता है मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है। देखिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है। देखिए स्वर संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे दोस्तों। बेसिक सवाल है, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों 5 का आंसर क्या बनेगा, 5 का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा आंसर नंबर बी। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर बी बनेगा विसर्ग संधि। देखिए मनोरंजन को अगर हम तोड़ेंगे तो मन बनेगा दोस्तों, फिर विसर्ग लगेंगे, फिर बनेगा रंजन। ठीक है, जो ओ की मात्रा है दोस्तों विलुप्त तो हो जाती है जब विसर्ग संधि में इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी, विसर्ग संधि मन प्लस रंजन। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कमल नयन में कौन सा समास है। देखिए कमल नयन में आपको समास बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगुणी समास। तो दोस्तों कमल नयन में कौन सा समास है, जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे दोस्तों। छठे का आंसर क्या बनेगा, छठे का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। तो कमल नयन में दोस्तों आपका कौन सा है, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनेगा कर्मधारय समास। छठे क्वेश्चन हो गया आपका। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है सुलभ शब्द का विलोम है। देखिए सुलभ का विलोम बताना है, इंपोर्टेंट है। अलभ है, दुष्प्राप्य है, दुर्लभ है या दुर्लभ्य है। दोस्तों समझ चुके होंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है, हमारे सुलभ शब्द का विलोम होता है हमारा 7 का आंसर हो जाएगा सी। सुलभ होगा तो दूसरी जगह क्या होगा, दुर्लभ होगा। तो 7 का आंसर क्या बनेगा, दुर्लभ। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
8वां क्वेश्चन कहता है निश्चिंत हो जाना किस मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए बताना है निश्चिंत हो जाना किस मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। चिकना घड़ा होना, घोड़े बेचकर सो जाना, उंगली पर बचाना, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा निश्चिंत हो जाने का अर्थ। तो 8 का आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर बी। तो निश्चिंत हो जाना मतलब घोड़े बेचकर सो जाना। दोस्तों मुहावरे आपने याद किए होंगे, निश्चिंत हो जाना मतलब घोड़े बेचकर सो जाना। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन कहता है दोस्तों विद्वान का स्त्रीवाची रूप है। देखिए विद्वान का आपको स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों कि विद्वान का जो है आपका स्त्रीलिंग बनेगा वो क्या बनेगा। विद्वती बनेगा, विद्वानी बनेगा, विदुषी बनेगा, या इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है सभी बच्चों को। देखिए 90 का आंसर क्या बनेगा, हमारे 90 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। तो आपको इसको हमेशा याद रखेंगे कि विद्वान का जो दोस्तों होता है विदुषी होता है, ना कि विद्वानी और विद्वती, ये कोई नहीं होते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है विदुषी होता है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। देखिए गंगा का पर्यायवाची नहीं बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं, भागीरथी, सरिका, मंदाकिनी या देव नदी। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे दोस्तों कि गंगा का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो 10 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 10 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। देखिए सरिका जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दोस्तों भागीरथी गंगा का नाम है, मंदाकिनी भी और देव नदी भी। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा गया है एक बार कि देव नदी किस नदी का नाम है, तो इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे। तो गंगा नदी का नाम है देव नदी। ठीक है दोस्तों, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए अकर्मक क्रिया बतानी है, क्रियाएं दो होती हैं दोस्तों आपकी, एक सकर्मक और एक अकर्मक, परसों बताया था हमने दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, हवा चल रही है, वे गीत गा रहे हैं, खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं। तो दोस्तों इनमें अकर्मक क्रिया बतानी है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें दोस्तों बोध का पता नहीं चलता। तो दोस्तों 11 का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से ड्रॉप करेंगे। 11 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। देखिए अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी हवा चल रही है। बाकी दोस्तों देखिए हवा चल रही है का मतलब है कितनी हवा चल रही है, इसका हमको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, ना कुछ पता चलेगा, तो ये अकर्मक हो जाएगी दोस्तों। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, जवाब मिल जाएगा हमें कि पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिमिट से पढ़ सकते हैं हम, अनलिमिटेड नहीं है। वही गीत गा रहे हैं दोस्तों, पता चल जाएगा कि गीत गा रहे हैं मतलब गाना गा रहे हैं। खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, हॉकी। लेकिन हवा चल रही है दोस्तों, कितनी हवा चल रही है, कहाँ तक चल रही है, किस कहाँ चल रही है, कुछ भी बोध नहीं होगा, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 11 के बाद चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कहता है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो दोस्तों द्वंद्व समास बताना है आपको। कलम दावत, कलम दवात, माखन चोर, पथ भ्रष्ट, आजीवन। तो दोस्तों इनमें द्वंद्व समास आपको बताना है। द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जहां पे डैश का बोध हो जाता है तो वहां पे दोस्तों द्वंद्व समास की पहचान हो जाती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों 12 का, जल्दी से लगाएंगे। 12 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। देखिए कमल दवात, तो उसका आंसर जो बनेगा दोस्तों कमल दवात बन जाएगा। माखन चोर भी नहीं बनेगा दोस्तों, ये तत्पुरुष में आ जाएगा। पथ भ्रष्ट भी नहीं बनेगा, आजीवन अव्ययी भाव में आ जाएगा। तो 12 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए शुद्ध शब्द बताना है। देखिए शुद्ध वर्तनी यूपीएससी द्वारा काफी बार पूछी जाते हैं और ये क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। तो देखना है दोस्तों अंताक्षरी पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला या चौथा वाला। तो जल्दी से आप लोग आंसर लगाएंगे। देखिए 13 का आंसर क्या बनेगा, 13 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। देखिए हमेशा याद रखना इसको, जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस अंताक्षरी में बिंदी भी रहती है दोस्तों ऊपर और आधा तो भी रहता है, तो वही वाला राइट होता है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है। 3 चीजें याद रखनी है, औ के ऊपर बिंदी भी होगी, आधा तो भी होगा और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा। ये वाला दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों बताना है शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो दोस्तों 14 का आंसर क्या बनेगा, 14 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। देखिए रूप की व्यवस्था वो हो रही है यहाँ पर पहचान कि दोस्तों शशि मुख पर घूंघट डाले, तो रूपक अलंकार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीएससी द्वारा रिपीट किया गया और बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो रिपीट इसमें आपको सही बताना है, पूजनीय ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो दोस्तों जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। देखिए आंसर क्या बनेगा इसका 15 का, 15 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, पूजनीय।
ठीक है दोस्तों, हमेशा जो बिल्कुल पूरा पूरा लिखा होगा वही सही होता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पूज्य नीय सही नहीं होता है। अगर हम पूज्य खाली अलग लिखते हैं तो दोस्तों खाली तब तब जाके आपका आधा जॉब बनता है। अगर हम पूजनीय पूरा लिखते हैं तो पूरा पूरा वो सही बनता है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसको याद रखेंगे। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है। देखिए अंत्यस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं और उन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं है। देखिए यो, बो, रो या लो। तो दोस्तों जल्दी से बताना है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 16 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। देखिए बो जो है दोस्तों, बो जो है तो आपका अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। देखिए यो, रो, लो और जो पेट चिरा बो नहीं होता है, बो से बन वाला वो दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन में आता है। बो से बकरी वाला दोस्तों अंत्यस्थ में नहीं आता है। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। यो, रो, लो और वो, ये वाला जो वो होता है वो अंत्यस्थ व्यंजन होता है। उसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। देखिए महाप्राण ध्वनि आपको बतानी है, को है, तो है, घो है या दो है। देखिए एक होते हैं आपके अल्प प्राण, उनको कहते हैं 1, 3, 5। जो सीरीज में आएगा 1, 3, 5 और महाप्राण होता है दोस्तों 2 और 4। आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। जो पहले नंबर, तीसरे नंबर पे 5 है वो अल्प प्राण हो जाते हैं और महाप्राण होते हैं दोस्तों 2 और 4। तो यहाँ पर कौन सा सही बनेगा? 17 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। तो ये आपका जो है महाप्राण हो जाएगा दोस्तों। देखिए क, उसके बाद ख, उसके बाद गौ, उसके बाद घौ। देखिए दूसरा और चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा घौ से घर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, महाप्राण हो जाएगा। क देखिए अल्प प्राण में आ जाएगा, बाकी ये सब अल्प प्राण में आ जाएंगे। उसके बाद 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन कहता है रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है। देखिए रेल मंत्री को पूछा है इन्होंने कि ये संकर शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है या विदेशी शब्द है। और यूपीएससी में हर बार ऐसा क्वेश्चन रखा ही जाता है जो कि वो पूछ लेता है कि रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है दोस्तों। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। 18 का आंसर बन जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। तो दोस्तों रेल मंत्री जो है हमारा संकर शब्द है, हमेशा इसको याद रखेंगे। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा कहता है इंटरनेट के लिए हिंदी में क्या शब्द है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके में भी पूछ लेते हैं कि इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द कौन सा है। देखिए आंतरिक जाल कहते हैं, अंजाल कहते हैं, संजाल कहते हैं या सुजाल कहते हैं। तो जल्दी से ड्रॉप करना है आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 19 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। तो ये होगा आपका आंतरिक जाल। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कहता है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसके लिए एक शब्द, वन वर्ड बताना है दोस्तों कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। देखिए उसे प्रतिष्ठित कहते हैं या प्रतिष्ठित कहते हैं, प्रतिस्थापित कहते हैं या लब्ध प्रतिष्ठित कहते हैं। तो दोस्तों जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, जैसे आपने सफलता प्राप्त कर ली हो, तो आपको क्या कहलाए जाएंगे? तो 20 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी, प्रतिष्ठित। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कोई फेमस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुत प्रतिष्ठित है। तो ये प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। तो 20 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। 21 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है ग्रीस का विच्छेद क्या होगा। देखिए ग्रीस का विच्छेद बताना है आपको, संधि विच्छेद करना है आपको। ठीक है, कि गिरी प्लस 100 होगा, गिरी प्लस ईस होगा, गिर प्लस ईस होगा या गिरा प्लस 100 होगा। तो जल्दी से आपको संधि विच्छेद लगाना है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 21 का आंसर क्या बनेगा? 21 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ग्रीस का होगा दोस्तों। ये देखिए जब अगर छोटी की मात्रा है तो वो इधर आके बड़ी की मात्रा है तो दोस्तों इधर छोटी में टूट जाती है। और संधि कौन सी बन जाएगी दोस्तों? स्वर संधि में आ जाएंगे आपके प्रथम संधि की। ठीक है दोस्तों, आपकी ये स्वर संधि का भेद में आ जाएगा ग्रीस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और तोड़ना हर बच्चे को सीखना है। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन हमारा जो उत्तराखंड का क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। और आज जो है दोस्तों उत्तराखंड के क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है, जो कि बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। जहां तक ज्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन आज रखे गए हैं, जो आपको नए नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और जल्दी जल्दी चलेंगे दोस्तों फराटेदार। पहला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में है। तो घंटाकर्ण का मंदिर दोस्तों बताना है कि किस जनपद में स्थित है। पौड़ी में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में या बागेश्वर में। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। पहले का आंसर क्या बनेगा? पहले का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। तो घंटाकर्ण का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है आपका? यह आपका जो है चमोली जनपद में स्थित है, सॉरी टिहरी में आपके स्थित है। ठीक है, घंटाकर्ण का मंदिर आपके टिहरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा
पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है? देखिए पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपको बतानी है कि चंपावत में है, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में या अल्मोड़ा में। तो दो का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? दो का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। पाताल रुद्रेश्वर दोस्तों जो है आपकी वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और उससे पहले हमने परसों सीरीज में बताया था दोस्तों पाताल भुवनेश्वर, वो कहाँ है? वो आपकी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। रुद्रेश्वर आपकी है चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उत्तराखंड में सबाली बानू किस खेल से संबंधित हैं? देखिए सबाली बानू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित हैं? वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से, हॉकी से या क्रिकेट से? तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है दोस्तों। तीसरे का आंसर क्या बनेगा? तीसरे का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। तो सबाली बानू का संबंध दोस्तों किससे है? वो है आपके टेबल टेनिस से। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? तो दरबार साहिब दोस्तों आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। बागेश्वर में, हरिद्वार में, रुद्रप्रयाग में या देहरादून में? तो दरबार साहिब दोस्तों आपका कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। 3 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। दरबार साहिब जो है आपके देहरादून जनपद में स्थित है। इसको आप लोग सभी याद रखेंगे। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से आषाढ़ी कौथिक किस मेले को कहा जाता है? देखिए आषाढ़ी कौथिक काफी इंपोर्टेंट मेला है उत्तराखंड का। बगवाल मेले को, कमलेश्वर मेले को, चैती मेले को या माघ मेले को? तो आषाढ़ी कौथिक किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? आंसर ड्रॉप करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा आपका 5 का ए, बगवाल मेले को। आप सभी इसको याद रखेंगे। बगवाल मेले को क्या कहा जाता है? आषाढ़ी कौथिक। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन हमारा कहता है उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तो भैया इसको भी याद रख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तिलहरी को, इमरती को, पवलिया को या गुलबंद को? तो दोस्तों छठे का आंसर क्या बनेगा? छठे का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, गुलबंद दोस्तों। ठीक है, गुलबंद कहाँ पहना जाता है आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट ड्रॉप करिएगा। बाकी तिलहरी आपको पता होगा गले में पहना जाता है, इमरती पैर में, पवलिया भी पैर में। और बताना है आपको कि गुलबंद कहाँ पहना जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है हमारा परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है? पराक्रम शाह को, नरेंद्र शाह को, भवानी शाह को या सुदर्शन शाह को? तो इसको आपको सभी बच्चों को याद रखना है। सातवें का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सातवें का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। तो देखिए चरित्रहीन राजकुमार की संज्ञा जो दी गई है वो दी गई है पराक्रम शाह को। आप सभी इसको याद रखेंगे। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है अभागा शहजादा कहा जाता है? देखिए अभागा शहजादा किसको कहा जाता है दोस्तों? दारा सिकोह को, सुलेमान सिकोह को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है, बताना है। 8 का आंसर क्या बनेगा? 8 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर बी, सुलेमान सिकोह को। तो इसको सभी बच्चे याद रखेंगे कि अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? सुलेमान सिकोह को। 90वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन कहता है पवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी? तो आपको बताना है जो पवार शासन काल था हमारा उसमें सामाजिक जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी, सामाजिक थी या ए और बी दोनों थी? तो दोस्तों जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है। पवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो 90 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। दोस्तों जो थी वो थी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। आपको ये याद रखना है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? देखिए मानेक बुग्याल के बारे में पूछा गया है। मानेक बुग्याल के बारे में पूछा गया है तो मानेक बुग्याल के बारे में आपको बताना है कि चमोली में है, टिहरी में है, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग में? दोस्तों मानेक बुग्याल आपके कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। मानेक बुग्याल हमारा जो कहां पर है वो हमारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है केदार जीव कहते हैं? देखिए केदार जीव किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपके पास थल केदार को, बूढ़ा केदार को, ओम पर्वत को या कल्पेश्वर को? तो 11वें का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? केदार जीव किसको कहा गया है दोस्तों? केदार जीव कहा गया है आंसर नंबर ए, थल केदार को। तो आप इसको याद रखेंगे। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है अजय पाल द्वारा कौन सी नाप तोल पद्धति प्रचलित की गई थी? तो सभी को बताना है अजय पाल द्वारा कौन सी नाप तोल पद्धति प्रचलित की गई थी?
पाथा, नाली, मुट्ठी या खार। तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा 12 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। अजय पाल द्वारा जो की गई थी दोस्तों नाप तोल की पद्धति, उसको पाथा कहा गया है। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो महिपति शाह का, कीर्ति शाह का, नरेंद्र शाह का या प्रताप शाह का। माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था, तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए ऑप्शन। तो माधो सिंह भंडारी किसका था, ये था आपका महिपति शाह का। इसको याद रख लेंगे, मौ से माधो सिंह और मौ से महिपति शाह। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप याद रख लेंगे जिन बच्चों को याद नहीं है, मौ से माधो सिंह और मौ से महिपति शाह। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन कहता है किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी। तो दोस्तों बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी। जय कीर्ति शाह, जगत शाह, भवानी शाह या प्रताप शाह। तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताएंगे, किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई। 14 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, जय कीर्ति शाह। इसको आप याद रखेंगे कि किस पवार चंद शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई, जय कीर्ति शाह। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है नंदा राजजात में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि नंदा राजजात में किस चंद शासक ने छतौली भेजी थी। तो दोस्तों क्या होगा, सोमचंद ने, कल्याण चंद ने, देवचंद ने, बाज बहादुर चंद ने। तो 15 का आंसर क्या बनेगा, 15 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, बाज बहादुर चंद ने। इसको आप याद रखेंगे सभी बच्चे कि नंदा राजजात में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी, बाज बहादुर चंद ने। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। तो बताना है दोस्तों, किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। प्रद्युमन शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो 16 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, बेसिक क्वेश्चन है। 16 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। उस समय दोस्तों कौन थे, नरेंद्र शाह। तो इसको आप याद रखेंगे, जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई तो दोस्तों कौन थे, नरेंद्र शाह। ये शायद एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, जैसे अकबर के में थे उस तरीके से किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे। तो दोस्तों ऑप्शन है फतेह शाह, महिपति शाह, पृथ्वी शाह या सुदर्शन शाह। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप कर देना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। देखिए आपको याद रखना है फतेह शाह, ठीक है, कि दरबार में नवरत्न जिसके थे तो वो था फतेह शाह। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा कहता है चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। तो आपको बताना है लक्ष्मी चंद, ज्ञानचंद, देवी चंद या भारती चंद। कि चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। तो 18 का दोस्तों आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा दोस्तों आपका ज्ञानचंद। इसको आप याद रखेंगे, नए बच्चे भी पुराने बच्चे भी। ठीक है, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था वो था ज्ञानचंद। और दोस्तों इसको गरुड़ की उपाधि दी गई थी, इसका नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। उसके बाद चलते हैं 19वां क्वेश्चन, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इंपोर्टेंट सवाल है, सभी बच्चों के लिए याद रखना है कि केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है। रमेश पोखरियाल निशंक, शैलेश माटियाणी, मंगलेश डाबराल, रस्किन बॉन्ड। तो आपको बताना है 19 का आंसर। 19 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 19 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। तो दोस्तों ये है फेमस राइटर रमेश पोखरियाल निशंक की। ठीक है दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई है केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां, और बाकी और भी इंपोर्टेंट इनकी किताबें हैं। 19 के बाद 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन हमारा कहता है जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो जलेश्वर मंदिर बताना है दोस्तों कर्णप्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, नंद प्रयाग में या देव प्रयाग में। तो जलेश्वर मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है, जलेश्वर मंदिर दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ये हो जाएगा हमारे कर्णप्रयाग में और चमोली जनपद के अंदर। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है खतुड़वा त्योहार संबंधित है। देखिए खतुड़वा त्योहार किससे संबंधित है, हमारे पशुओं से, लड़कियों से, महिलाओं से, बानरों से, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 21 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 21 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ये जो है दोस्तों पशुओं से संबंधित होता है, पशु का। ठीक है, खतुड़वा त्योहार किससे संबंधित है, पशुओं से संबंधित है। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन कहता है बिखौती के नाम से जाने जाने वाला त्योहार कौन सा है।
देखिए बिखौती को आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सा है दोस्तों, बैसाखी, लोहड़ी, दुर्गाष्टमी या दीपावली। तो बिखौती के नाम से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में जाना जाता है, तो 22 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। और आपको ऐसे ही याद रखना है इसको, बी से बिखौती और बी से बैसाखी, ठीक है, बी से बिखौती और बी से बैसाखी, हमेशा आपको ये याद रहेगा। 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन कहता है कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के प्रसिद्ध हैं। तो देखिए मौलाराम जो है क्वेश्चन पूछता है कि वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, बसौली शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली या कांगड़ा शैली। तो आपको बताना है 23 का आंसर दोस्तों जल्दी से। तो क्या बनेगा दोस्तों, मौलाराम जो है किस शैली से संबंधित हैं, 23 का आंसर बनेगा हमारे गढ़वाल शैली से। तो इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है पवार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था। देखिए बताना है कि पवार वंश जो था उसमें आय व्यय का अधिकारी कौन होता था, दीवान होता था, मुंशी होता था, फौजदार होता था या मालदार। ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री बेसिक हैं, आप सभी के लिए रखे गए हैं इंपोर्टेंट। तो 24 का आंसर क्या बनेगा, 24 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। तो वो कहलाता था दोस्तों दीवान। आपको याद रखना है पवार वंश में आय व्यय का अधिकारी दीवान कहलाता था। 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है हर बार, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता। उत्तराखंड में, मणिपुर में, राजस्थान में या बिहार में। तो दोस्तों नंदा देवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है विर्थी जलप्रपात स्थित है। देखिए विर्थी जलप्रपात आपको बताना है, बेसिक क्वेश्चन है। मसूरी में, चक्राता में, पिथौरागढ़ में या देहरादून में। तो विर्थी दोस्तों कहां पर स्थित है, विर्थी आपका हो जाएगा आपके पिथौरागढ़ में। तो 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आपको बताना है। पूर्णागिरि टनकपुर में, कटारमल अल्मोड़ा में, गंगोत्री उत्तरकाशी में, भवाली नैनीताल में। परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है। तो 27 का आंसर क्या बनेगा, 27 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। और ये आपके कहाँ है, कटारमल अल्मोड़ा जनपद में, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है मूर्खली क्या है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया कि कंडावा क्या है, ठीक है, कंडावा क्या है, इस तरीके से पूछा गया। अब यहाँ पूछा गया है कि मूर्खली क्या है। तो दोस्तों बताना है मूर्खली आभूषण है, पकवान है, त्योहार है या स्थान है। तो आंसर ड्रॉप करेंगे दोस्तों। 28 का क्या बनेगा, आंसर नंबर ए। मूर्खली भी दोस्तों क्या है, आपका एक आभूषण है जो कि दोस्तों नाक में पहना जाता है। उसके बाद चलेंगे आपका 29वां क्वेश्चन, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। देखिए बताना है कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है दोस्तों, देवीचंद को, सोमचंद को, महेंद्र चंद को या रुद्रचंद को। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को याद रखना है। 29 का आंसर क्या बनेगा, 29 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। तो कुमाऊं का रंगीला बादशाह देवीचंद को कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसको बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का समूह बताना है। देखिए धान, गेहूं, झंगोरा, अरहर, गेहूं, धान, मंडुवा, आलू, गेहूं, मंडुवा, झंगोरा, आलू, धान, गेहूं, अरहर व मसूर। तो आप देखेंगे एक बार थोड़ा सा और इसको, तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 30 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और इसको आप हमेशा आप इस बार याद रख लेंगे। देखिए पहले सबसे पहले आएगा आपका गेहूं, फिर धान, फिर मंडुआ, फिर आलू। चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दोस्तों मंडुआ जहां आएगा और चौथे पे आलू, तो वही इसका आंसर होगा। पहले पे आप गेहूं याद रखो, सभी के घर में होते हैं। दूसरे पे सबसे ज्यादा आटा रोटी खाई जाती है, फिर धान चावल, उसके बाद मंडुआ दोस्तों तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आलू। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, गेहूं, धान, मंडुआ, आलू, और हमेशा इसको याद रखेंगे। 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 31वां क्वेश्चन कहता है नवादा देहरादून में किस रानी का महल था। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अजय रावत जी की बुक से कि नवादा देहरादून में किस रानी का महल था। तो दोस्तों गुलेरिया का था, कमलेंदुमती शाह का था, कर्णावती का था या तीलू रौतेली का था। तो 31 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा, 31 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, कर्णावती। रानी कर्णावती नागकटी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, तो उसका जो महल था वो क्या था, नवादा के नाम से जाना गया है। 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। तो नैनीताल दोस्तों जो है वहां पे कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया बताना है। 1906 में, 1916 में, 1926 में या 1936 में। तो 32 का आंसर दोस्तों जल्दी से बनेगा, क्या बन जाएगा, 32 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया, 1916 में।
33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन कहता है अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना पूछी है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है। 1911, 1919, 1895 या 1912। तो 33 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 33 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1912 में। 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बताना है। ई गार्डनर था, हेनरी रेमजे था, जी डब्ल्यू ट्रेल था, जे एच ब्रेटन था। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर दोस्तों कौन था? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा 34 का आंसर नंबर ए। कुमाऊं का दोस्तों था ई गार्डनर। और गढ़वाल का दोस्तों बताना है। ठीक है, कुमाऊं का ई गार्डनर था और गढ़वाल का कौन था दोस्तों? विलियम ट्रेल। 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है या क्या था। तो दोस्तों बताना है। केदार खंड था, रेवा खंड था, हेमवत खंड था, मानस खंड था। तो 35 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 35 का आंसर बन जाएगा आपके आंसर नंबर डी। कुमाऊं का पौराणिक नाम जो था दोस्तों वो था मानस खंड। और गढ़वाल का दोस्तों क्या था? वो था केदार खंड। इस तरीके से आपको याद रखना है। 36वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन कहता है मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे। देखिए परीक्षा में आया था क्वेश्चन, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे। पर्वत डोटी, प्राचीन कुमाऊं, मानस खंड या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर दोस्तों ड्रॉप करेंगे, क्या बन जाएगा? 36 का आंसर ड्रॉप होगा आपका आंसर नंबर ए, पर्वत डोटी। इसको आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? पर्वत डोटी। 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों बताना है हेमवती नंदन बहुगुणा 1971 में, 1972, 1973 या 1974। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 37 का आंसर? 37 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ये इसकी स्थापना की गई दोस्तों आपकी 1973 में। 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं। तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है आपके सभी के लिए। कहाँ पहना जाता है? नाक में, पाँव में, गले में या हाथों में। तो आपको याद रखना है दोस्तों 38वें क्वेश्चन का आंसर। जिन बच्चों को याद नहीं है देखिए 38 का आंसर बनेगा सी। और जिन बच्चों को याद नहीं है वो इस तरीके से याद कर लेंगे। देखिए तिलहरी का मतलब हुआ दोस्तों, आप इस तरीके से लॉकेट बना सकते हैं। महिलाएं जो हैं, जो मंगलसूत्र में इस तरीके से लॉकेट बनता है तो तिलहरी टाइप का होता है दोस्तों। इस तरीके से उसको याद रख लेंगे। तो तिलहरी कहाँ पहना जाता है? गले में। 39वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन कहता है बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर देते हैं। 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1984 में। तो 39 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 39 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया था सन 1984 में। 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन कहता है धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। आइस हॉकी के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, केनोइंग के लिए या रिवर राफ्टिंग के लिए। तो धारचूला दोस्तों आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये 40 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। और इसका आंसर बनेगा पैराग्लाइडिंग। ठीक है, इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे। 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र हैं। देखिए आकाशवाणी केंद्र जो होते हैं दोस्तों जिससे रेडियो में हमें पता चलता है। तो पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर में, टिहरी में या अल्मोड़ा में। तो 41 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? 41 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। आकाशवाणी केंद्र जो दोस्तों है हमारे, वो आप हमारे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प कौन सा है। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प पूछा है। तो दोस्तों बताना है फेन कमल है, ब्रह्म कमल है, हिमालयन पॉपी है, पोटेंटेला है। तो बताना है इसका आंसर 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, ब्रह्म कमल। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प का नाम है ब्रह्म कमल। 43 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 43 क्वेश्चन कहता है गैरसेण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है। देखिए गैरसेण जो है दोस्तों आपके चमोली जनपद में है। और वहां पर कौन सी नदी का उद्गम स्थित बताना है। अलकनंदा का, गोमती का, रामगंगा का या पूर्वी नयार का। तो 43 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 43 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, रामगंगा नदी का। ठीक है, याद रखना है आपको।
44 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 44 कहता है कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है। देखिए ये इस क्वेश्चन को भी बच्चे गलत कर देते हैं। जो कस्तूरी मृग होता है दोस्तों, उसमें से पूछते हैं कि जो मृग होती है, ठीक है, जो काफी महंगी बिकती है दोस्तों, तो वो किस से प्राप्त होती है, मादा से, नर से, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 44 का आंसर क्या बनेगा? 44 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, और वो हो जाएगी आपके नर से। इसको याद रखेंगे, कस्तूरी मृग जो नर होता है उससे प्राप्त होता है। 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है। देखिए विश्व धरोहर में कौन कौन से स्थान है? मुंशियारी, फूलों की घाटी, पंसा देवी, या बद्रीनाथ। तो जल्दी से बताना है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन था। 45 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, फूलों की घाटी। दोस्तों विश्व धरोहर में ये शामिल है, और नंदा देवी। उसके बाद चलते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन कहता है मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों छोटी की मात्रा लग रही थी, बड़ी की लग गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? काशीपुर में, रुद्रपुर में, जोशीमठ में, या चक्राता में। तो 46 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? जल्दी से बताना है। 46 का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा आंसर नंबर डी, मुंडाली नामक जो पर्यटन स्थल है वो आपके चक्राता में स्थित है, और चक्राता दोस्तों आपके देहरादून जनपद में है। 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन कहता है टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों देहरादून में भी घंटा घर है, टिहरी में भी घंटा घर है। तो पूछा है कि टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? पृथ्वी शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, या कीर्ति शाह। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 47 का आंसर? 47 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह द्वारा। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन कहता है दुर्योधन मंदिर स्थित है दोस्तों पौड़ी में, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में, या चमोली में। शायद वर्तमान में ये क्वेश्चन आपकी वीडियो की परीक्षा या लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि दुर्योधन मंदिर स्थित है। तो आंसर क्या बनेगा? 48 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, और यह है दोस्तों आपके उत्तरकाशी जनपद में। इसको याद रखेंगे। 49 क्वेश्चन है आपका। 49 क्वेश्चन कहता है पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था। देखिए पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था? तो ऑप्शन है फतेह शाह ने, सुदर्शन शाह ने, कीर्ति शाह ने, या पराक्रम शाह ने। तो 49 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 49 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, सुदर्शन शाह ने। इसको आप याद रखेंगे, पुराना दरबार सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया। 50 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 50 क्वेश्चन है हमारा हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो हिंगला देवी बतानी है दोस्तों किस जनपद में है? नैनीताल में, चंपावत में, अल्मोड़ा में, या बागेश्वर में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 50 का आंसर? 50 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, चंपावत में। तो दोस्तों हिंगला देवी आपके कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। 51वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन कहता है नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों ये जो नंदा राजजात यात्रा होती है, होमकुंड की दूरी है, और काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो बताना है 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, या 250 किलोमीटर। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 51 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 280 किलोमीटर। 52वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन कहता है राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। देखिए इंपोर्टेंट है, परसों भी बताया था इसके बारे में हमने। महाशेर मछली का, चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का। तो 52 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? 52 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, और राजा जी पार्क जो हमारा हरिद्वार और देहरादून जनपद में स्थित है, तो वो है दोस्तों आपके एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध। और 53वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में निम्न में से प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों बताना है उत्तराखंड में प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व, नंदा देवी, राजा जी, कॉर्बेट, या बिनसर। दोस्तों क्या बनेगा इसका आंसर? जल्दी से लगाएंगे। कौन सा है दोस्तों? 53 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसको याद रखेंगे। पहला जो प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद चलेंगे 54वें क्वेश्चन की ओर। 54वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बताना है आपको। अमिताभ बच्चन है दोस्तों, अमिताभ बच्चन है, सुरेंद्र भंडारी, या सानिया मिर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन है? 54 का आंसर बनेगा आपका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। इसीलिए मैंने दोस्तों रखा क्योंकि ये वर्तमान में अभी इसमें कोई भी नहीं है। उससे पहले दोस्तों कौन थे इसमें? अमिताभ बच्चन रह चुके हैं।
54 के बाद चलते हैं दोस्तों 55वें क्वेश्चन की ओर। 55वां क्वेश्चन कहता है किंगरी बिंगरी नीति सैल साल दारमा क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नए बच्चे हैं गलत कर देते हैं, जो तैयारी नहीं करते हैं। तो बताना है दोस्तों किंगरी विंगरी क्या है। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं हमारे उससे, तो आपको सभी को मालूम होगा वो क्या है दोस्तों, दर्रे का नाम है। तो आपको याद रखने हैं जो नए बच्चे हैं, किंगरी बिंगरी नीति सैल ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये सब क्या है, दर्रे हैं। 56वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। बताना है कि जाह्नवी नदी किस नदी से संबंधित है दोस्तों। तो अलकनंदा से, भागीरथी से, यमुना से या पश्चिमी रामगंगा से। तो 56 का आंसर क्या बन जाएगा, 56 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, जाह्नवी नदी जो है दोस्तों भागीरथी नदी की सहायक नदी है। 57वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में मंडवा अनुसंधान कहाँ है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मंडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। उत्तरकाशी में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में या आपके चमोली में। तो 57 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 57 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, और मंडवा अनुसंधान संस्थान आपके चमोली जनपद में स्थित है। 58वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन कहता है राज्य के किस मंदिर को पांचवा धाम बनाने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है दोस्तों पांचवा धाम बनाने की घोषणा किस मंदिर को की गई है। जागेश्वर को, गोलू देवता को, कैंची धाम को, बृहद बद्री को। तो 58 का आंसर क्या बनेगा, 58 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, जागेश्वर दोस्तों। और जागेश्वर आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जिसको पांचवा धाम बनाने की घोषणा की गई है। 59 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन कहता है लंका नामक स्थान स्थित है। ये क्वेश्चन हाईकोर्ट एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, हाईकोर्ट पीए में, कि लंका नामक स्थान स्थित है रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में या हरिद्वार में। तो 59 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 59 का आंसर बनेगा आपके आंसर नंबर सी। और लंका नामक जो स्थान है दोस्तों उत्तराखंड में, वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नए बच्चे इसको हमेशा याद रखेंगे। 60वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका कि पारसेक मात्रक है। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पारसेक किसका मात्रक है। देखिए पारसेक किसका मात्रक होता है दोस्तों, दूरी का, समय का, ऊर्जा का या तापक्रम का। तो 60 का आंसर क्या बनेगा, 60 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, पारसेक जो होता है दोस्तों दूरी मापने का मात्रक होता है। 61वां क्वेश्चन कहता है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर है। तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था, प्रथम क्या बनाया था दोस्तों, अबेकस बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था, या कैलकुलेटर बनाया, या प्रोसेसर बनाया। तो 61 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 61 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, जो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था उससे पहले इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। तो इसको याद रखना है, कंप्यूटर जो है दूसरे नंबर पे इन्होंने बनाया था। 61 के बाद चलते हैं 62वें क्वेश्चन की ओर। 62वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की परीक्षा में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, कैच मेमोरी, रैम, रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी रोम, ठीक है। आपको याद रखना है रीड ओनली मेमोरी जो है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों। रोम होती है दोस्तों अस्थायी मेमोरी, ठीक है, याद रखना है। और स्थायी मेमोरी हमारी होती है रोम, और कैच मेमोरी जो होती है दोस्तों सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 63वें क्वेश्चन की ओर। 63वां क्वेश्चन कहता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है। देखिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, मतलब छोटे सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। पहचान चुके होंगे दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, मॉडेम, ठीक है दोस्तों। मॉडेम जो होता है MODEM, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। आप हमेशा याद रखना, मॉडेम की फुल फॉर्म पूछेंगे, मॉड्यूलेटर, डी से मतलब होगा डी मॉड्यूलेटर, आगे वाले मौका मॉड्यूलेटर और पीछे से डी मॉड्यूलेटर, इसको आपको याद रखना है। 64वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है। देखिए शक्तिशाली कंप्यूटर बताना है कौन सा होता है, सुपर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो समझ चुके होंगे दोस्तों शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा। 64 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। और इस समय दोस्तों सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जो है जापान का पास है। 65वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन कहता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस का मतलब होता है हमारी कोई भी फाइल, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, डीबीएमएस दोस्तों, उसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर बनेगा इसका 65 का आंसर नंबर है दोस्तों सी,
DBMS होता है दोस्तों आपका, DBMS का अर्थ होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको याद रखेंगे, डी से डाटा, बी से बेस, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम। तो क्वेश्चन था हमारा कि डेटा को मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया था, DBMS का। 60 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन हमारा है पेंटियम शब्द संबंधित है। देखिए पेंटियम बताना है आपको, डीवीडी से है, हार्ड डिस्क से है, माइक्रो प्रोसेसर से है या माउस से है। तो पेंटियम किस शब्द किससे संबंधित है दोस्तों, 66 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में पेंटियम का प्रयोग किया जाता है। 67वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन कहता है किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। देखिए कंप्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, इनकैप्सुलेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा आपको। देखिए 67 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। देखिए कंप्रेशन क्या होता है, देखिए इन्होंने बोला कि किस तरह का प्रोग्राम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो दोस्तों उसको कहते हैं कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि चलो मैं इसको इसी में एग्जांपल देता हूं। हमने यहाँ पर लिखा है जैसे कि इतनी लाइन को देखिएगा आप, पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो अगर आप इसमें यहाँ पर मैं 3-4 स्पेस और दे देता, तो अगर मैं इसको फाइल को अपलोड लगाता कहीं पे, तो इंटरनेट क्या करता है, उन स्पेस को ऑलरेडी खत्म कर देता है और जितना स्पेस चाहिए होता है उसी स्पेस को वो रख देता है। तो उसको कहते हैं दोस्तों कंप्रेशन। ठीक है, तो बड़ी बड़ी फाइलों में अगर जहाँ जहाँ ज़्यादा गैप है, ज़्यादा स्पेस होता है, तो उसको अपने आप को कंप्रेस कर देता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों कंप्रेशन। तो याद रखेंगे 67 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन थे। तो 67 क्वेश्चन दोस्तों आज आपने देखे उत्तराखंड और कंप्यूटर के, उसके अलावा 21 क्वेश्चन देखे आपने हिंदी के। और आज की सीरीज में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। कमेंट जरूर करना दोस्तों कि सीरीज कैसी चल रही है, किस टाइप के और क्वेश्चन रखे जाएं, ये भी कमेंट करना। बाकी दोस्तों छोटे भाई बहन को चैनल से जरूर जोड़ें जो भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।